स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पाइनस की लघु बीजाणु धानियों के परिवर्धन के बारे में अध्ययन करेंगे। जो लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं वो अंडाकार होती हैं और 4 भित्ति से घिरी हुई रहती हैं। इनके अंदर अनगिनत पंखदार लघु बीजाणु पाए जाते हैं। अब अपन इसका डेवलपमेंट देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। सबसे पहले तो अपन को ये जानना आवश्यक है कि ये जो लघु बीजाणु धानियाँ हैं, ये जो डेवलपमेंट अपन पढ़ने जा रहे हैं धानी का, ये कहाँ पर होगा। आपको ध्यान होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाइनस के नर शंकु की जब अपन अनुदैर्घ्य काटते हैं तो इस प्रकार से एक अक्ष होती है और उस अक्ष के चारों ओर इस प्रकार से ये लघु बीजाणु पर्ण लगी हुई रहती हैं। विशेष प्रकार की पर्ण लगी रहती हैं जिन्हें लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। इन पर्ण के ऊपर ये अंडाकार संरचना लगी हुई रहती है जिसे अपन लघु बीजाणु धानी कहते हैं। तो अपन को इसका डेवलपमेंट देखना है कि ये धानी किस प्रकार से बनती है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत यहाँ से होती है जब ये लघु बीजाणु पर्ण है, इसके ऊपर धानी का निर्माण अभी नहीं हुआ है। तो इस लघु बीजाणु पर्ण की एपिडर्मिस के नीचे वाली परत जिसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। मान लीजिए ये पर्ण है, जैसा कि आप जानते हैं सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाली जो कोशिकाओं की सतह होती है वो हाइपोडर्मिस या अधस्त्वचा कहलाती है। तो ये जो अधस्त्वचा की कुछ कोशिकाएं, अब ये चीज़ जानना अपन के लिए आवश्यक है कि ये जो डेवलपमेंट होता है लघु बीजाणु धानी का, जो परिवर्धन होता है वो सुबीजाणु धानीय प्रकार का होता है, यानी यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। यूस्पोरेंजिएट प्रकार के डेवलपमेंट का मतलब होता है जब किसी संरचना का विकास कोशिकाओं के समूह से होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स से कोई स्ट्रक्चर डेवलप होती है, तो इस तरीके के डेवलपमेंट को सुबीजाणु धानीय प्रकार का डेवलपमेंट कहा जाता है। तो ये जो लघु बीजाणु धानी का परिवर्धन होता है वो सुबीजाणु धानीय प्रकार का होगा। किस स्थान पर होगा? ये जो लघु बीजाणु पर्ण है उसकी अधस्त्वचा की कुछ कोशिकाएं डेवलपमेंट में रोल प्ले करेंगी। तो अब ये जो कुछ कोशिकाएं हैं यहाँ पर, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लेकिन ये कई सारी कोशिकाएं जिनमें एक साथ ही डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अपन सब में देखने की आवश्यकता नहीं है। अपन कोई एक कोशिका ले लेते हैं और उसके अंदर ही अपन स्टडी करते हैं। तो ये हमने इस चित्र में देखिए, ये एक कोशिका, ये जिस कोशिका के ऊपर यूँ लिखा हुआ है आर्की स्पोरियल सेल, तो वो एक कोशिका है प्रसूतक जो अपन ने ले ली है। बाकी की कोशिकाओं में भी इसी प्रकार का परिवर्धन होता है। तो अब डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा वो देखते हैं। सबसे पहले अधस्त्वचा की बहुत सारी कोशिकाएं जिन्हें अपन प्राप्रसूतक कोशिकाएं कहते हैं, उनसे परिवर्धन की शुरुआत होगी। तो ये प्राप्रसूतक कोशिका जिसे आर्की स्पोरियल सेल कहा जाता है, यहाँ से डेवलपमेंट होगा। ये जो कोशिका होगी प्राप्रसूतक, ये सबसे पहले परिणतिक विभाजन करेगी। जैसे ये एक कोशिका है, ये सबसे पहले परिणतिक विभाजन करेगी। अब इसके परिणतिक विभाजन की, इस तरीके के विभाजन को परिणतिक कहते हैं। तो परिणतिक विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, एक बाहर वाली कोशिका और एक अंदर वाली कोशिका, जैसा इस चित्र में भी आप देख सकते हैं। बाहर वाली कोशिका को जैकेट सेल कहा जाता है, जबकि अंदर वाली कोशिका को स्पोरोजीनस सेल कहा जाता है। यानी कि ये तो बाहर वाली जो है वो तो आवरण बनाएगी, इसीलिए उसको जैकेट सेल कहते हैं, और जो अंदर वाली है उसे बीजाणुजन कोशिका कहा जाता है। स्पोरोजीनस सेल का मतलब होता है बीजाणुजन कोशिका। तो ये बीजाणुजन कोशिका कहलाती है। ये चित्र नंबर 1 है, ये चित्र नंबर 2 है, ये चित्र नंबर 3 है, ये ध्यान रखें। ये चित्र नंबर 4 है, ये चित्र नंबर 5 है, ये 6 है और ये 7 है। अपन को नंबर ध्यान रखना है डायग्राम का। तो पहले चित्र में आपने देखा कि प्राप्रसूतक कोशिका है, दूसरे चित्र में आपने देखा कि इसमें परिणतिक विभाजन हुए, 2 कोशिका बनी, बाहर वाली जैकेट कोशिका, अंदर वाली बीजाणुजन कोशिका। अब चित्र नंबर 3, ये जो बाहर वाली जो जैकेट कोशिका है, ये यहाँ देख लेते हैं अपन। ये कोशिका, इसने किया परिणतिक विभाजन, बाहर बन गई जैकेट सेल और अंदर बन गई बीजाणुजन कोशिका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? ये जो बाहर वाली कोशिका है जिसे आप जैकेट सेल कह रहे हैं, ये अनेकों बार परिणतिक विभाजन करेगी। एक बार किया तो 2 परत बन गई, फिर 2 बार किया, इस तरीके से करके ये 4 परतें बना लेगी। ये थोड़ा साफ सुथरा चित्र में बता देती हूँ। ये ऐसे ऐसे इस तरीके से, तो ये कितनी परतें बन गई? ये 4 परतें, 1 2 3 4, ये 4 लेयर्स बन गई हैं। अब ये परिणतिक विभाजन के बाद क्या करती हैं? अपनतिक विभाजन करती हैं। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है। किस तरीके की?
यू अंडाकार संरचना है, उसके चारों ओर ये कोशिकाओं की ये 1 लेयर, ये 2 लेयर, चारों ओर ये 3 लेयर एंड ये 4 लेयर, इस तरीके से। तो ये 1 2 3 4 ये 4 लेयर कोशिकाओं की बन चुकी हैं। ये जो सबसे भीतर वाली चौथी परत होती है इसको टैपीटम कहा जाता है, जो इस चित्र में ये नज़र आ रही है, ये दिख रही है जो सबसे अंदर वाली, तो आप ये गिन सकते हैं 1 2 3, और ये जो चौथी जिसपे केंद्रक स्पष्ट नज़र आ रहे हैं वो चौथी परत है जो कि टैपीटम कहलाती है। तो सबसे अंदर वाली परत को टैपीटम कहा जाता है। अब ये जो भीतर वाली कोशिका है जिसको अपन ने बीजाणुजन कोशिका कहा है, इसमें अभी तक कोई विभाजन नहीं हुआ है। ये बीजाणुजन कोशिका अनेकों बार परिणतिक व अनेकों बार अपनतिक विभाजन करके कोशिकाओं का एक समूह बनाएगी, जैसा कि इस चित्र में नज़र आ रहा है। ये जो अंदर की सारी कोशिकाएं हैं ये वाली, ये सब बीजाणुजन कोशिकाएं हैं। इसके बाद अगले चरण में ये बीजाणुजन कोशिकाएं जो होंगी इनकी आखिरी पीढ़ी, जितना इनमें विभाजन होना है वो हो चुकेगा, और उसके बाद इनकी जो आखिरी पीढ़ी होगी उसको बीजाणु मात्र कोशिका कहा जाएगा। तो इस चित्र में और इस चित्र में सिर्फ एक ही फ़र्क है, इसमें ये जो थी बीजाणुजन ऊतक था और इसमें जो है वो बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनने के बाद फिर आगे समसूत्री विभाजन नहीं होगा इन कोशिकाओं में, तो ये इनकी आखिरी पीढ़ी है। अब अगले चरण में क्या होगा, प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेगी, ये देखें, और हर कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाओं का टेट्राड बन जाएगा। ये दिख रहे हैं, ये 3 तो आगे नजर आ रहे हैं, एक पीछे है, तो ये टेट्राड है, 3 आगे 1 पीछे, यानी 4 कोशिकाओं का समूह नजर आ रहा है। ये चारों जो कोशिकाएं हैं ये क्या हैं, ये बीजाणु या लघु बीजाणु कहलाती हैं। बाद में ये जो चारों कोशिकाएं हैं ये एक दूसरे से समूह में से अलग हो जाएंगी, उस तरीके से ये चारों अलग हो गई हैं, और अलग होने के बाद इनमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, इनकी बाहर की भित्ति इस तरीके से बढ़ जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, और ये पंखनुमा संरचना सी बन जाएगी। तो ये लघु बीजाणु, पाइनस के लघु बीजाणु की यही खास बात होती है कि इनमें ये पंख पाए जाते हैं जो और किसी में भी आपको नहीं मिलेंगे। तो ये इस तरीके के पंखदार लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो एक बार अपन इसकी समरी को ज़रा दोबारा देख लेते हैं। नर शंकु के ऊपर पाई जाती हैं लघु बीजाणु पर्ण। लघु बीजाणु पर्ण पे 3 भाग होते हैं, 1 2 3, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उसमें से जो बीच वाला भाग है उस पर लघु बीजाणु धानियों का निर्माण होता है। लघु बीजाणुओं का धानियों का निर्माण किस प्रकार होता है कि लघु बीजाणु पर्ण की अधस त्वचा की कुछ कोशिकाएं निर्माण करती हैं। वो किस प्रकार निर्माण करेंगी, वो कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से अलग हो जाएंगी, उनको प्राप्रसूतक या आर्किस्पोरियल सेल कहा जाता है। ये कोशिकाएं सबसे पहले परिणतिक विभाजन करके एक कोशिका बाहर और एक अंदर काटती हैं। बाहर वाली को जैकेट सेल कहते हैं, अंदर वाली को बीजाणुजन कोशिका कहा जाता है। बाहर वाली जो जैकेट कोशिका है, ये जैकेट कोशिका बार बार परिणतिक विभाजन करके 4 परतें भित्ति की बनाती हैं, क्योंकि बीजाणुधानी के बाहर 4 आवरण होते हैं कोशिकाओं के। तो ये जो जैकेट सेल है इससे बनेंगी 4 भित्ति की परतें। अंदर वाली कोशिका ये जो है, जो बीजाणुजन कोशिका, इसने अभी तक कोई विभाजन नहीं किया है। अगले चरण में ये जो बीजाणुजन कोशिका है ये भी अनेकों बार परिणतिक व अपनतिक विभाजन करके कोशिकाओं का एक समूह बनाती है, जिसको बीजाणुजन ऊतक कहा जाता है। बीजाणुजन ऊतक को जितना विभाजित होता है उतना विभाजित हो जाएगी, और उसकी जो आखिरी पीढ़ी होगी उसको बीजाणु मात्र कोशिका स्पोर मदर सेल कहेंगे। उसके बाद कोई विभाजन नहीं होगा। तो ये जैकेट की 4 परतें, जिनमें से सबसे भीतरी परत को टैपीटम कहा जाता है। ये जो परत है ये आपको दिख रही है, ये टैपीटम कहलाती है, ये वाली लेयर, और उसके भीतर ये सारे जो हैं ये सब बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। अगले चरण में बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। शुरुआत में तो ये गोल होते हैं और समूह में जुड़े हुए रहते हैं। बाद में चारों बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और हर एक बीजाणु में कुछ अतिवृद्धि होती है, जिससे कि ये पंखनुमा संरचना बन जाती है। तो लघु बीजाणु जो होते हैं पाइनस के, वो पंखनुमा आकृति के होते हैं। अब इसके बिंदुओं का अपन अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले अधस्त्वचा की कुछ कोशिकाएं प्राथमिक आरंभिक बनाती हैं। प्रत्येक आरंभिक परिणतिक रूप से विभाजित होकर 2 कोशिका बनाती है। बाहर वाली जिसको कहते हैं अपन जैकेट इनिशियल, और अंदर वाली जिसको कहते हैं अपन प्राथमिक बीजाणुजन
कोशिका। सबसे पहले ये हो गया। अब अगले चरण में अपन देखते हैं जो जैकेट प्रारंभिक है, ये जो बाहर वाली जो जैकेट प्रारंभिक है, ये परिणतिक व अपनतिक रूप से विभाजित होकर 4 स्तरीय भित्ति बनाती है। तो इस तरीके से ये तब तक विभाजित होती रहेगी जब तक ये 4 स्तरीय भित्ति का निर्माण न कर ले। तो बाहर वाली कोशिका से 4 स्तरीय भित्ति बन जाती है। इसकी सबसे अंदर की सतह जो होती है, ये जो 4 स्तरीय भित्ति है, इसमें जो सबसे अंदर वाली जो परत होती है, चौथी, यानी ये 1 2 3 और ये जो 4 नंबर वाली जो लेयर होती है, ये टैपीटम कहलाती है। तो इस परत को कहते हैं टैपीटम। ये भित्ति की परत है सबसे भीतर वाली। इसकी कोशिकाओं की खास बात यह है कि इनका जीव द्रव्य सघन होता है और टैपीटम जो होता है, पाइनस में जो टैपीटम पाया जाता है वो स्रावी प्रकार का होता है। तो स्रावी टैपीटम पाया जाएगा। टैपीटम की कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। अब इसके बाद जो है बीजाणुजन कोशिका, उसमें अभी तक कोई विभाजन नहीं हुआ था। ये तो वॉल लेयर्स बन गई थी, लेकिन जो अंदर वाली इस कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता। अब इसमें विभाजन होंगे। इसमें कैसे विभाजन होंगे? ये जो चौथे नंबर का चरण है कि इसमें परिणतिक व अपनतिक, परिणतिक विभाजन होंगे, अपनतिक विभाजन होंगे और अनेकों विभाजनों के परिणाम स्वरूप ये कोशिकाओं का एक पुंज बन जाएगा, जैसे अपन बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। तो बाहर तो 4 परतें हैं ही हैं और अंदर ये सारा जो कोशिकाओं का समूह बन गया उसको बीजाणुजन ऊतक कहा जाएगा। बीजाणुजन ऊतक जो है वो रूपांतरित होगा और बीजाणु मात्र कोशिका बना लेगा। अब ये जो बीजाणु मात्र कोशिका है उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और अगुणित बीजाणु बन जाएंगे। लघु बीजाणु के परिवर्धन के समय इन पर जितनी भित्तियाँ होती हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं, केवल बाह्य त्वचा ही शेष रहती है। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाह्य त्वचा में कुछ कोशिकाओं को छोड़कर जहाँ से स्फुटन होता है, बाकी स्थान पर दृढ़ोत्कीय स्थूलन विकसित हो जाते हैं। ये इसकी भित्ति की बात कर रहा है। जो 4 परतें थी, ये जो 4 आवरण थे, उनके बारे में बता रहा है ये। तो ये 4 इस तरीके के आवरण हैं और अंदर ये ऊतक भरा हुआ है। तो ये बाकी की सारी परतें, बस ये सबसे आउटर वाली जो लेयर है ये एपिडर्मिस, बस ये बची रह जाएगी। बाकी अंदर वाली जो सारी परतें हैं ये सब की सब परतें नष्ट हो जाती हैं। इसी बारे में इस बिंदु में बताया हुआ है। अब इसके बाद जो लघु बीजाणु हैं, ये लघु बीजाणु जो होते हैं इनमें चतुष्क रूप में ये लघु बीजाणु धानी में विन्यासित होते हैं और इनमें प्रत्येक जो बीजाणु होगा उसमें 2 भित्ति पाई जाएंगी। बाहर वाली जो होती है उसे कप्पा या एक्साइन कहते हैं और अंदर वाली जो होती है उसको इंटाइन कहते हैं। ये लघु बीजाणु की बात कर रहा है। ये इस तरीके से 2 भित्ति हैं। बाहर वाली जो है वो कप्पा कहलाती है, ये बाहर वाली जो वॉल होती है कप्पा कहलाती है और अंदर वाली जो पतली ये भित्ति होती है लघु बीजाणु की, उसके अपन इंटाइन कहते हैं। तो ये इंटाइन है और ये जो बाहर वाली जो एक्सटेंड हुई है वो कप्पा कहलाती है या फिर इसी को अपन एक्साइन भी कहते हैं। तो एक्साइन और इंटाइन 2 भित्तियाँ पाई जाती हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु में एक बड़ा केंद्रक होता है, सघन जीव द्रव्य होता है। कुछ समय बाद जो कप्पा है वो लघु बीजाणु के 2 विपरीत हिस्सों में इस तरीके से अतिवृद्धि कर लेता है और पंख बना लेता है। पंख के रूप में इस तरीके से बाहर निकला हुआ अपन को नज़र आता है। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये इस चित्र में देखें, ये बाहर निकले हुए उसके पंख नज़र आ रहे हैं। और इसका अच्छा डायग्राम देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं अपन। तो ये बाहर वाली जो परत है ये तो है इसकी एक्साइन, ये मोटी परत है, इसी ने ही बाहर अतिवृद्धि करके ये पंख बनाए हुए हैं। पाइनस में पंख पाए जाते हैं, तो पंखदार परागकण का पाया जाना पाइनस का विशेष लक्षण है। तो ये जो अंदर वाली परत दिख रही है आपको, ये कहलाती है इंटाइन। तो एक्साइन व इंटाइन, इसी को कप्पा कह सकते हैं एक्साइन को, और इसको कैप्यूला कह सकते हैं। तो ये 2 परतें पाई जाती हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ डायग्राम है। इस तरीके से पाइनस के जो परागकण हैं वो देखे गए हैं और एक सिंगल परागकण किस तरीके का एक्चुअली नज़र आता है वो इस चित्र के द्वारा पता लगता है।